लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेडिंग वाइज चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की, उसके बाद हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ जो थिंकर्स थे उनके बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स का हमारे जो हेडिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उसकी तरफ हम लोग गए हैं। और अगर आपने ये कोर्स के ये 3 हेडिंग्स नहीं पढ़ी, ठीक है, तो ये भी आप देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज गेन होगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हेडिंग की तरफ और शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपके सामने कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दिखा रहा हूँ। आप कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये चंद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको तमाम की तमाम किताबों में मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअली रिपब्लिक है। एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये फॉर्म ऑफ स्टेट है, लेकिन फिर भी हम इसको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी डाल सकते हैं। अब रिपब्लिक क्या कहता है कि गवर्नमेंट हुज अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन सिटीजन वोटर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स चोजन इन फ्री इलेक्शंस। अब रिपब्लिक का ये मतलब है कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों ने वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना हो और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जा करके गवर्नमेंट को गवर्न करें। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस सिस्टम को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। एक्चुअली रिपब्लिक का वर्ड जो होता है वो मुल्क के लिए या स्टेट के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको हम रिपब्लिक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जब भी हमारे पास फ्री इलेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने रूलर जो है वो इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिपब्लिक कहते हैं। अब अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल, ठीक है। द टर्म टुडे रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द पीपल और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न देमसेल्व्स। देखिए, अगर आप दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में, तो देखने में ये दोनों सेम लगती हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने में दोनों ये कहते हैं कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें अवाम जाते हैं, इलेक्शन होता है और इलेक्शन के अंदर अवाम वोट डालकर अपने जो रूलर्स हैं उनका इंतखाब करते हैं। लेकिन एक्चुअली इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज़ का है? वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी के अंदर दो किस्म की डेमोक्रेसी है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनके दरम्यान जब आप फ़र्क समझ जाएंगे तो आप रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का फ़र्क भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जब लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। वोटिंग करने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास का सीआर चुनते हैं या क्लास का कोई मॉनिटर, कोई टीचर चुनता है, तो क्या सब लोग क्या करते हैं? सब लोग वोटिंग करते हैं और एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली वो बंदा इलेक्ट होकर आपका क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो आपका सीआर या मॉनिटर बन जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है कि जिसमें लोग वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अवाम की बिहाफ पर फैसले करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग देखें, अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद नहीं चुनते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इलाके के एमपीएस और एमएनएस को चुनते हैं, फिर वो लोग जा करके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर क्लास की एग्जाम्पल आपको दूं तो क्या करते हैं कि अगर 30 स्टूडेंट्स की क्लास है और आपने अपना सीआर चुनना है या मॉनिटर चुनना है, तो सारे लोग क्या करते हैं, 10-10 का ग्रुप बनाते हैं और 10 ग्रुप में एक बंदा सिलेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो तीनों मिलकर एक आपको मॉनिटर चुन लेंगे। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर आप रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। तो ये आपका डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थियोक्रेसी की तरफ। देखें, थियो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा, थियो मीन्स रिलीजन, ठीक है। थियो मीन्स रिलीजन, इट इज़ रिलेटेड टू गॉड और डिवाइन पावर्स। तो थियोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सिस्टम है जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रीस्ट जो होते हैं, ठीक है, या जो आपके जो रिलीजन के जो बड़े बड़े पेशवा होते हैं उन्हें वो रूल करने के लिए मुंतखब कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये लोग जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं और रिलीजन जो कहता है वो ठीक कहता है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज थियोक्रेसी, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी क्या मतलब है? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट पावर and in the hands of single person with minimum restraints on the decision and lack of any mechanism of popular control। इसका ये मतलब हुआ ऑटोक्रेसी जो है वो इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर सारी की सारी पावर जो होती है वो एक बंदे के हाथ में होती है, ठीक है, एक बंदे के हाथ में सारी की सारी पावर होती है, उसके ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं होती, वो जो भी डिसीजन करता है वो डिसीजन फाइनल होता है और उसको कोई भी बंदा जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। अब याद रखें आगे हम लोग पढ़ेंगे मजीद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक जैसी लगेंगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा जब कोई भी मिलिट्री रूल का डिक्टेटर आता है मुल्क के ऊपर कब्जा कर दे तो वो भी एक किस्म की ऑटोक्रेसी होगी। तो ठीक है, ऑटोक्रेसी की एक टाइप है, ठीक है, ये सारी एक दूसरे के अंदर मतलब है कि कंफ्यूजिंग है लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अभी देखें आपको मैंने कहा ऑटोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें एक बंदे के हाथ में सारी पावर्स होती हैं और किसी भी किस्म का कोई भी रोक रुकावट उसमें नहीं होती, मतलब है ना कोई अपोजिशन पार्टी है ना कोई अपोजिंग लीडर है, कोई भी बंदा उठ के उस शख्स को जो ऑटोक्रेट बन कर आया है रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें तमाम की तमाम पावर जो है वो वेस्ट करती हैं एक बंदे के हाथ में, ठीक है। ये देखिए मोहम्मद कज़ाफ़ी एंड एडोल्फ हिटलर आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर्स। आपने हिस्ट्री में देखा होगा हिटलर जो था उसने तमाम की तमाम पावर्स अपने हाथ में रखी थी। सेम इज़ द केस विद मोहम्मद कज़ाफ़ी जो लीबिया का था, ठीक है, इन्होंने भी सारी की सारी पावर्स जो है वो हाथ में रखी थी और किसी को भी इनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं थी होती। आई होप आपको इन चारों की समझ आ गई है। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोक्रेसी। देखिए आप इसको टेक्निकल से याद रखें, टेक्नो मीन्स टेक्निकल और साइंटिस्ट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो a government where scientists and technical experts are in control of the state and where rulers are selected on the basis of their knowledge, skill rather than wealth and power। अब टेक्नोक्रेटिक पावर या जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सॉरी, अच्छा, जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं या टेक्निकल स्टाफ होता है वो लोग मुल्क को रूल करते हैं और वो गवर्नमेंट चलाते हैं। और ये ख़ास तौर पे देखें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी स्टेट के हवाले से बात कर रहे हो, किसी मुल्क के लिए बात कर रहे हो। ये गवर्नमेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी ले सकते हैं, किसी एक सिटी की भी ले सकते हैं, किसी गांव की, कोई भी जगह हो। देखिए स्टेट की बात हमने की थी ना कि स्टेट किसको कहते हैं? जो चार इसेंशियल्स को पूरा करे, पॉपुलेशन हो, सोवरेनिटी हो, गवर्नमेंट हो और एरिया हो, टेरिटरी हो, ठीक है। तो अगर ये चार चीज़ें कोई भी जगह कोई भी नेशन पूरा करे उसको हम स्टेट कंसिडर करते हैं। तो ये गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टेट के ऊपर लागू हो, ठीक है। एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रूल करने का जो इख्तियार है वो टेक्नोक्रेट्स को दिया हुआ है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेक्नोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनार्की, इसकी तरफ आते हैं। अब एनार्की का क्या मतलब होता है? एनार्की एक्चुअली इंग्लिश में तो बेचैनी को कहते हैं कि एनार्किक स्टेट का मतलब है बेचैनी। एनार्की इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ लॉ, अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तब होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक मुल्क है उसके अंदर जो वज़ीर आज़म है, ठीक है, जो हेड ऑफ स्टेट है, उसको ऊपर एहतजाज शुरू हो गया और लोग उसको हटाना चाहते हैं। अब जब लोग उठकर उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और वज़ीर आज़म हट जाता है। अब ना कोई इलेक्शन हुआ, ना कोई दूसरा मुंतखब वज़ीर आज़म आया, ठीक है, ना कोई गवर्नमेंट है, कुछ नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी फैल गई है, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहेंगे एक्चुअली गवर्नमेंट तो ना हुई लेकिन वो जो स्टेट के अंदर स्टेट पैदा हुई, जो हालात पैदा हो गए, उसे हम कहते हैं कि एनार्किक सिचुएशन पैदा हो गई है और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगी एनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है बादशाह, ठीक है, मोनार्क बादशाह को कहते हैं, किंग को कहते हैं। और ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? A government where supreme authority is vested in a single and usually hereditary figure such as a king and whose powers can vary from absolute to none at all। देखें जैसे आपको मैंने कहा कि ये सारी की सारी आपको जो मिक्स या कंफ्यूजन लग सकती है, यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि एक शख्स के हाथ में तमाम की तमाम पावर्स है, ठीक है। लेकिन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूजुअली होता क्या है? एक्चुअली ये होता है कि
हेरिडेटरी फिगर का ये मतलब है कि देखिए एक बादशाह इस तरह चलता आ रहा होता है कि उसका वालिद जो होता है वो भी किंग हो, फिर उसका बेटा किंग हुआ, फिर उसका बेटा किंग हुआ, और यूं ये चीज़ चलती आ रही है। दूसरी बात, मोनार्की में ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम पावर्स बादशाह के हाथ में हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वो वज़ीर मुंतखब करता है और वज़ीर जो है वो रिपोर्ट करते हैं बादशाह को, ठीक है। तो वो कुछ डेलीगेट कर देता है पावर्स को मुख्तलिफ मतलब है मिनिस्टर्स को, वज़ीरों को, ठीक है। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप जो है अरब कंट्रीज जैसे यूके, सॉरी यूएसए है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, यूएसए सॉरी, जो के एस है, किंगडम ऑफ सऊदी अरब है, ठीक है, या जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है, या और जो अरब कंट्रीज हैं उनमें अक्सर औकात मोनार्क है। अच्छा, यूके के अंदर भी मोनार्की की गवर्नमेंट है, मतलब है उनकी क्वीन है, ठीक है, ये भी किस्म की मोनार्की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फाशिज्म। अब फाशिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये एक्चुअली स्टार्ट की थी एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में, जब वर्ल्ड वार हुई ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी दुनिया में, तो पहले जो वर्ल्ड वार की वजह, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह जो बनी थी ना, वो उसमें खास रोल प्ले किया था जर्मनी ने। और जर्मनी का जो उस टाइम लीडर था ना वो था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो हिटलर ने किस तरह की पॉलिसी बनाई थी, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था जिसको हम फाशिज्म का नाम देते हैं, और ये आइडियोलॉजी फाशिज्म की उसके बाद चली थी। तो फाशिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है, अ वे ऑफ रूलिंग दैट एडुकेट्स टोटल कंट्रोल ऑफ द पीपल एंड सीक्स टू प्रमोट द एंसेस्ट्रल एंड कल्चरल वैल्यूज एंड इरेडिकेट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ। देखें, जर्मनी में हुआ यह था कि जर्मन लोग जो है आज भी वो अपने वतन के साथ बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के साथ बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और इनके अंदर नेशनलिज्म की जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब हिटलर ने क्या किया था, देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया के अंदर दो सुपर पावर्स बनी, रशिया और यूएसए, ठीक है। यूएसए ने कैपिटलिज्म की पॉलिसी दुनिया में फैलाना शुरू कर दी, अपना एक उनका नजरिया था, और जो रशिया था यूएसएसआर, उन्होंने कम्युनिज्म की पॉलिसी दुनिया में अपनाना शुरू कर दी। उनको उन्होंने ये कहा कि जितने भी ज़्यादा मुल्क कम्युनिज्म को प्रमोट करेंगे या कम्युनिज्म को अडॉप्ट करेंगे तो रूस जो है उनको दोबारा उठाने में मदद करेगा। जैसे आपको पता है इटली और यूरोपियन स्टेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो रशिया ने ये किया कि जो भी मेरे नज़रिए को फॉलो करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। सेम यही चीज़ यूएसए ने भी कही कि भाई जो मेरे नज़रिए को फॉलो करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। तो कम्युनिज्म जो था वो एक ख़ास किस्म का सोशलिज्म का कंसेप्ट था। सोशलिज्म ये मतलब है कि लोग जो हैं वो, कोई भी अमीर गरीब का तस्वुर नहीं होना चाहिए, लोग मिलकर काम करें, मिलजुल कर रहें, और गवर्नमेंट जो उनको सारी की सारी सहूलियात फराहम करेगी। अब हिटलर ने यही पॉलिसी उठाई और लोगों को ये कहा कि भाई मुझे आप अपना लीडर बनाओ, ठीक है, मैं आप लोगों के अंदर कल्चरल वैल्यूज़ और इंसेस्ट्रल जो हमारी रूट्स हैं, ठीक है, जो हमारे नज़रिए हैं, मैं उन्हें आप लोगों के अंदर मुतारिफ करूँगा। सब लोगों को उसने इस बात पर इकट्ठा किया कि भाई हम लोग जर्मन जो है बड़े बहादुर कौम है, ये कैसे हो सकता है कि हम यूएसए के पास चले जाएं, वो तो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, मतलब है कि वो तो बिल्कुल अलग हैं, रूस भी अलग है, मतलब हम लोग अपने आप को खुद स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। बड़ी शॉर्ट स्टोरी है वो बता रहा हूँ। तो इस चीज़ के नाम पे, इन कल्चरल वैल्यूज़ के नाम पे और इंसेस्ट्रल वैल्यूज़ के नाम पर हिटलर ने तमाम की तमाम कौम को इकट्ठा किया और कौम ने उसको अपना लीडर बना दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में हिटलर जब लीडर बन गया उसने वो काम किए, मतलब इस तरह का उसने रूल किया और इस तरह का जुल्म और सितम किया कि बाद में उसका नाम जो है वो दुनिया के जिसको कहते हैं बड़े जालिम और जाबिर बादशाहों में याद होने लगा, ठीक है। तो एक पॉलिसी थी जो अडॉप्ट की गई एंसेस्ट्रल और कल्चरल वैल्यूज़ की बुनियाद पर, और इसकी बुनियाद हिटलर ने रखी थी, और इस आइडियोलॉजी को फाशिज्म कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट वो है ओलिगार्की। अब ओलिगार्की का मतलब होता है रूल ऑफ फ्यू, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन व्हिच पावर इफेक्टिवली रेस्ट विद अ फ्रैक्शन ऑफ पर्सन और फैमिलीज। फॉर एग्जांपल, अभी पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखें तो तीन चार पार्टीज हैं। पार्टीज मैं नहीं कहूँगा, मैं लोग कहूँगा, जैसे नाम नहीं लेना चाहता, बस तीन चार खानदान हैं जो बार बार आते जाते और मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। इसको हम ओलिगार्की कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज रूल ऑफ फ्यू। कोई दूसरा बंदा जनाब आपको वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता, इन्हीं के ख़ानदान से उठेगा और इसी फैमिली के अंदर से बन के आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ ओलिगार्की है। ज़रूरी नहीं है कि ओलिगार्की में सिर्फ जो है वो एक टाइप की का ग्रुप बने। देखिए, दीन की बुनियाद पर लोग
ग्रुपिंग करते हैं और चलाते हैं गवर्नमेंट, वो भी एक ओलिगार्की है। दौलत की बुनियाद पर लोग इकट्ठा करते हैं और अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, वो भी किस्म की ओलिगार्की है। तो किसी भी मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है, और वो ग्रुप जब इकट्ठा होता है ठीक और पावर स्ट्रक्चर बनाता है, उसे ओलिगार्की कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब है? गवर्नमेंट रूल बाय द रिच ऑफ पावर प्रोवाइडेड बाय वेल्थ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेल्दी क्लास रूलिंग अ गवर्नमेंट ऑफन फ्रॉम बिहाइंड द सीन। देखें ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी में थोड़ा सा फर्क है। ओलिगार्की में क्या होता है कि समझें एक वेल्दी ग्रुप है और वो किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट चला रहा है, सब लोगों को पता है कि ये फलाने जो 3-4 लोग हैं यही वेल्दी लोग हैं और ये गवर्नमेंट को चला रहे हैं। जबकि प्लूटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। प्लूटोक्रेसी में जो वेल्दी लोग होते हैं वो बिहाइंड द सीन काम करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे चलाते हैं। लोगों को नहीं पता चल रहा कि जो ओरिजिनल दौलत है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये फर्क है प्लूटोक्रेसी और ओलिगार्की। हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ प्लूटोक्रेसीज इंक्लूड द रोमन एम्पायर, सम सिटी स्टेट्स इन एंशिएंट ग्रीस। आप इस तरह इटली की भी मिसाल ले सकते हैं। आपको पता है सिटी स्टेट्स होती थी, उनके अंदर क्या होते थे, एक उन्होंने अपना गवर्नर साहब बनाया होता था, उसको पीछे से बिहाइंड द सीन दौलत मिलती रहती थी और वो दौलतमंद लोग जो भी उसे कहते थे वो उसके ऊपर अमल करता जाता था। ठीक है, तो ये एक किस्म की होगी प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेरिनी। गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ एन एब्सोल्यूट रूलर आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर ओवर सब्जेक्ट्स नॉट रिक्विजिट फॉर द पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट आर अप्रूव्ड बाय द लॉ ऑफ जस्टिस। अब टेरिनी का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक बंदे के हाथ में होती है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं ठीक है वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन टायरनी में और बाकी जो इसके साथ कंफ्यूजिंग पावर्स हैं उनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि देखें इन अ टायरनिकल गवर्नमेंट द रूलर बिकम्स करप्ट एंड यूजेस हिज पावर टू फर्दर हिज ओन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द कॉमन गुड। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, जैसे हिटलर की मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने ये किया था कि लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, उसने ये कहा कि मुझे अगर आप लीडर बना दोगे तो मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करूंगा, मैं आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों के सुख के लिए काम करूंगा। लेकिन जब वो लीडर बन गया फिर उसने क्या किया, वो जो है करप्ट हुआ। करप्ट होने के बाद उसने सारा का सारा जो था अपना गुस्सा निकालने के लिए कि भाई जर्मनी को क्यों शिकस्त हुई, अपने उस गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए उसने दोबारा खड्डा किया और एक दुनिया को दूसरी जंग अज़ीम के अंदर झोंक दी। अब उसने अपने पब्लिक इंटरेस्ट को देखा, अवाम के पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं देखा। ठीक है, तो टायरनी, ये देखिए ये याद रखें कि टायरनी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर हो, डिक्टेटर हो, वो आकर के खड़ा हो जाए और वो टायरनी बने। नहीं, देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूलर खड़ा हो जाए और वो करप्ट होने के बाद अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे तो आप उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टायरनी कह सकते हैं। जैसे हमने मुनारकी की बात की, मुनारकी में एक बादशाह है, बादशाह पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर बादशाह करप्ट हुआ और अपने पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय अपने इंटरेस्ट का काम करने लगा तो वो टायरन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक पॉलिटिकल लीडर है, डेमोक्रेसी के थ्रू आपका प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर की बजाय अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो भी हम उसको टायरन कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गई इस चीज़। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है वो भी बिल्कुल एक ऐसी चीज़ होती है कि एक ही बंदा या एक ही ग्रुप या एक ही शख्स के हाथ में तमाम की तमाम पावर आ जाती है। ठीक है, और totalitarian system is one in which a single political authority regulates total control over state that is centralized and dictatorial. अच्छा, टोटलिटेरियनिज्म के लिए याद रखें एक शख्स, एक ग्रुप, एक पार्टी कोई भी उठ के तमाम स्टेट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और सेंट्रलाइज हो जाए और डिक्टेटरशिप शुरू कर दे। डिक्टेटोरियल का ये मतलब है डिक्टेट करना, लोगों को कहना जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप कह रहे हो वो गलत है। ठीक है, कोई लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, इसको टोटलिटेरियन कहते हैं। ठीक है, टोटल चीज़ें अपने हाथ में ले लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेडरेशन। एक्चुअली फेडरेशन ये स्टेट की एक टाइप है। अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनियन ऑफ स्मॉल स्टेट ग्रुप्स और पार्टीज व्हिच आर सेल्फ गवर्न इन इंटरनल अफेयर एंड आर यूनाइटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। देखें एक होता है फेडरेशन, एक होता है फेडरल। फेडरल और फेडरेशन में फ़र्क है। फेडरल और फेडरेशन में क्या फ़र्क है? अगर हम लोग फेडरेशन की बात करें तो स्मॉल स्टेट्स ले लें। ठीक है, जैसे सूबे, पाकिस्तान की बात करें तो हमारे 4 सूबे हैं, 4 सूबे मिल के
यूनियन बनाते हैं, ठीक है, यूनियन बनाने के बाद हम लोग कहते हैं दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विच कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स, स्मॉल स्टेट्स, ठीक है। तो ये हुआ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसको कहते हैं फेडरेशन। तो फेडरेशन का क्या मतलब है कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, और उन ग्रुप्स की पावर्स को फिर इकट्ठा करके एक बंदे को, एक ग्रुप को, एक यूनिट को आप तमाम पावर्स दे दें और वही आप तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करें, इसको हम कहते हैं फेडरेशन। आई होप समझ आ गई हो। आगे है कम्युनिज्म। अच्छा, कम्युनिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आसान अल्फाज में आपको ये कहूँगा, कम्युनिज्म एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है कि जहाँ पर लोग तमाम के तमाम काम करते हैं स्टेट के लिए। लोग जो भी काम करें, जितनी भी मेहनत करें, वो अपनी मेहनत का सारा फल किसको देंगे, गवर्नमेंट को, और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, ठीक है। चाइना के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर ये सिस्टम चल रहा है और उसकी बुनियाद रखी थी सोशलिज्म के बाद, ये आई थी कार्ल मार्क्स की थ्योरीज के साथ, इसका कंसेप्ट जाकर मिलता है। आपने अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, उसमें देखा होगा मैंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर्स की एक कहानी बताई थी आपको। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें। तो वहाँ से सोशलिज्म का कंसेप्ट निकला था, फिर सोशलिज्म को इन्हांस करके कम्युनिज्म लाया गया, ठीक है। तो कम्युनिज्म आजकल चाइना में चल रहा है, ठीक है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वो यही काम करते हैं कि लोग सारे के सारे काम करते हैं उसके लिए, स्टेट के लिए, और स्टेट उसके बदले लोगों को क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटीज़ देती है। अब उसके बाद है जनता। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कंट्रोल करता है तमाम के तमाम स्टेट को, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है ना, उस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं बाई फोर्स। बाई फोर्स आप किसी भी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, और ख़त्म करने के बाद जो भी ग्रुप उठेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये जनता गवर्नमेंट है। एक्चुअली ये मिलिट्री अगर कूप कर जाए, अगर मिलिट्री ये काम करे तो हम उसे जनता कहते हैं, ठीक है। वैसे इसके अलावा भी जो भी कोई ग्रुप खड़ा हो जाए और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर उनके खिलाफ कोई एक बाई फोर्स कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करे कि वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाए, तो बाई फोर्स जो गवर्नमेंट आई यहाँ उसे हम कहेंगे ये जनता है, ठीक है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। अब दोबारा डिक्टेटरशिप, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कन्फ्यूजिंग है। मतलब एक शख्स के हाथ में तमाम की तमाम पावर्स आ जाती हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा, डिक्टेटरशिप में ये फ़र्क होगा कि ये शख्स बाई फोर्स आएगा, ठीक है, डिक्टेटर जो होगा ये आएगा बाई फोर्स, लेकिन बाई फोर्स आने के बाद ये क्या करेगा, ये पार्टीज़ बनाएगा, और पार्टीज़ को कुछ न कुछ ये मतलब डेलीगेट कर देगा पावर्स, ठीक है, और फिर वो पार्टीज़ मिलजुल कर इस बंदे के लिए काम करेंगे। देखें, अगर हम लोग हिटलर की एग्जांपल लें तो वो क्या था, मतलब फाशिज्म की, ठीक है। अगर हम उसकी हिटलर की एग्जांपल ले लें, या आपको मैंने कहा था कि टायरेंट की एग्जांपल ले लें, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं, जैसे लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की आपको मैंने एग्जांपल दी, उन लोगों ने क्या कहा था, उन लोगों ने कहा था जो हम कहेंगे वो ठीक है, हमारी पावर को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन डिक्टेटर ऐसा नहीं करता, डिक्टेटर कहता है एक अपोजिशन होगी, एक पार्टी होगी, भाई आप लोग जो कहोगे मैं आपके हक में, मतलब आप लोग जो भी फैसला करोगे मैं उस फैसले को मानूंगा। मतलब ये तब होता है जब कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट करप्ट होती है, एक शख्स उठ के खड़ा हो जाए और उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे और कहे कि सारी पावर्स आज के बाद मेरे हाथ में, और लोग बड़े खुश हो जाए, कहते हैं यार इन इस गवर्नमेंट से जान छूटी, ये जो बंदा आया है इस बंदे को हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो बंदा बाद में क्या करे, उन लोगों के पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना शुरू कर दे, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। एक किस्म की डिक्टेटरशिप ठीक भी होती है, कई सिचुएशंस में डिक्टेटरशिप गलत भी हो सकती है। अच्छा जी, आखिर में लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चार्ट दे रहा हूँ। एक्चुअली ये एरिस्टोटल की टाइपोलॉजी थी, एरिस्टोटल ने ये एक चार्ट दिया था अपने नज़रिए से, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको समझने में, अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब इन दो अल्फाज की, नंबर ऑफ रूलर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ रूलर्स। नंबर ऑफ रूलर जी अगर एक हो तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रूलर्स कुछ चंद लोग हो तो क्या होगा, और अगर नंबर ऑफ रूलर्स ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा। अरिस्टोटल कहता है कि अगर एक बंदा हो और उसकी गवर्नमेंट आइडियल हो, बंदा एक है उसकी गवर्नमेंट आइडियल है, तो उसे हम कहेंगे ये मोनार्की है।
एक बंदा है, बादशाह है, ठीक है, और उसकी गवर्नमेंट आइडियल है। आइडियल का मतलब है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ चला रहा है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहेंगे क्या, मोनार्की। अब एक बंदा है और वो जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा, गुमराह है, परवर्टेड का मतलब है गुमराह है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टायरेनी। ठीक है, अगर आपने लेक्चर गौर से सुना तो आपको समझ आ रही होगी। एक ही बंदा है, सारी पावर उसके अपने हाथ में है, ठीक है, गुमराह कुन उसकी गवर्नमेंट है, उसे हम कहेंगे टायरेनी, क्योंकि ये किसी की बात नहीं मान रहा। एक ही बंदा है, सारी सारी पावर अपने हाथ में, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा इजी कर दूँ ना, तो आप आइडियल को ये आइडियल से आप याद रखें कि ये काम करेगा वेलफेयर के लिए, और परवर्टेड में जो है ये जो काम करेगा ये करेगा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर एक शख्स है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो उस गवर्नमेंट को मोनार्की कहेंगे। एक शख्स है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे टायरेंट है, टायरेनी। कुछ लोग हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं अरिस्टोक्रेसी। कुछ लोग हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको क्या हम कहेंगे, ओलिगार्की। पता था हमने, ठीक है। अब आते हैं मैनी, बहुत सारे लोग हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें कहेंगे पॉलिटी। अच्छा, अरिस्टोटल के नज़दीक याद रखें, अगर बहुत सारे लोग हों तो डेमोक्रेसी किसको कहेंगे, वो कहता है कि डेमोक्रेसी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होती है ये बड़ी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी मुख्तलिफ फिर वो रीजंस बयान करता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो कहता है तो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। आजकल के दौर में आप देख भी लें, एक तरह से जो है वो बात ठीक नहीं कर रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप अपने इलाके से चुनते हैं ना, तो वो पढ़े लिखे होते हैं ना, उन्हें किसी चीज़ को पता होता है, बस दौलतमंद होते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं, वो लोग असेंबली में जाकर आपके लिए कानून बनाते हैं, तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई ना, ठीक है। ये एक रीज़न वैसे मैंने अपनी तरफ से बताई है, ये अरिस्टोटल जो है वो अपनी कुछ रीजन देता है। तो आई होप इस चार्ट की मदद से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फिर आखिर में यही है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्यूरीज को हल करूँ, ठीक है। और आखिर में फिर यही है कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, पिछले लेक्चर्स देखें, शायद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।